Good afternoon everyone. Welcome to SRS IAS and Law Academy. हमने पिछले एविडेंस के दो लेक्चर्स में एविडेंस एक्ट का ओवरव्यू लिया था. आज हम आगे बेयर एक्ट स्टार्ट करते हैं. तो ओवरव्यू में हमने थोड़ा सा एविडेंस एक्ट की बॉडी को डिस्कस कर लिया था. आज हम स्कीम ऑफ एविडेंस एक्ट अच्छे से करेंगे और इसके बाद हम अपनी प्रोविजंस यानी कि मेन सेक्शंस जो हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. अगर आपको लगे कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जा रहे हैं तो आप ना पिछला जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है वो चेक करना और आपको समझ में आएगा कि हम डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं. क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उन्होंने बहुत बेसिक्स से पूछे हैं. डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड अब जाता जा रहा है धीरे धीरे करके. तो आपको टेक्निकलिटीज कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसीलिए हम बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. और इसके बाद फिर हम जैसे जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आगे के सेक्शंस देखेंगे तो वो जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा. ये जो बेसिक के सेक्शंस हैं स्टार्टिंग के, इनमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे. प्लीज़ बियर विद मी. ठीक है. चलो हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और स्कीम देख लेते हैं. एविडेंस एक्ट की स्कीम कैसी है. स्कीम या बॉडी ऑफ एविडेंस एक्ट. तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एविडेंस की किसी भी कोई भी बेयर एक्ट हम देख रहे हैं या कोई भी स्टैट्यूट हम पढ़ रहे हैं तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. कई बार उसके चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कितने पार्ट्स में स्टैट्यूट है, कितने उसके टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं या उसके कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं. तो इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और ये जो 3 पार्ट्स हैं इनको फर्दर 11 चैप्टर्स में बांटा गया है. इन 11 चैप्टर्स के टोटल 167 सेक्शंस हैं. और अगर आप देखो तो इन 167 सेक्शंस में से सेक्शन 2 जो है रिपील ऑफ इनैक्टमेंट्स, सेक्शन 2 रिपील हो गया. तो इसका मतलब इफेक्टिवली हमारे टोटल 166 सेक्शंस हैं. अगर आपको एग्जाम में आए कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं तो 167 ही है. 166 में इसलिए बता रही हूँ कि जो सेक्शन 2 है वो रिपील हो चुका है, तो हमारी इफेक्टिवली 166 सेक्शंस हैं. ये सब हम ओवरव्यू वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. आपकी थोड़ी सी रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा फ्लो बन जाए, इसलिए हम दोबारा ये डिस्कस कर रहे हैं. सो ये हमारा ओवरव्यू हो गया. इसके बाद जैसा कि मैं हमेशा चार्ट बनवाती हूँ आपसे. चार्ट हम इसलिए बनाते हैं कि जब हम सब्जेक्ट कोई भी पढ़ने बैठें तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या कवर किया गया. तो हमने अभी बताया कि 3 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 किससे डील करता है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स से. आप ऐसे टेबल बना सकते हो. पार्ट 2 और आगे पार्ट 3. पार्ट 2 डील करता है ऑन प्रूफ. पार्ट 2 की हेडिंग है ऑन प्रूफ. देन पार्ट 3 इसकी हेडिंग है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस.
इसमें पार्ट्स हो गए हमारे 3, उसके बाद चैप्टर्स देख लेते हैं। चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, सेक्शंस 1 to 4। चैप्टर 2 है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेक्शंस 5 to 55। ऑन प्रूफ में कवर होते हैं हमारे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। चैप्टर 3 है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड और इसके सेक्शंस हैं 56 to 58। देन चैप्टर 4 है ओरल एविडेंस। इसके सेक्शंस हैं 59 और 60। चैप्टर 5 है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके सेक्शंस हैं 61 to 90A। और इसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यहाँ पे लिखकर आप सेक्शन डाल सकते हो 91 to 100। तो हमारे पार्ट 2 तक 100 सेक्शंस कवर हो रहे हैं। इसके बाद पार्ट 3 में प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। इसमें चैप्टर 7 जो कि डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ से, और इसके सेक्शंस हैं 101 to 114A। ठीक है। इसके बाद 101 to 114। नेक्स्ट है चैप्टर 8 एस्टॉपल। इसके हमारे सेक्शंस हैं 115, 116, 117। नेक्स्ट है चैप्टर 9 विटनेसेस ऑफ विटनेसेस। इसके सेक्शंस हैं 118 to 134। नेक्स्ट है चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। इसके सेक्शंस हैं 135 to 166। इसके बाद है चैप्टर 11 जिसकी हेडिंग है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। इसमें एक ही सेक्शन है 167। तो ये सारी हमारी एविडेंस एक्ट की स्कीम है। इन सब पार्ट्स, चैप्टर्स, सेक्शंस के अलावा हमारे पास एक शेड्यूल है नहीं था, जो कि अब रिपील हो गया। तो
तो आपको मोटा मोटा एविडेंस एक्ट का इतना आइडिया होना चाहिए कि एविडेंस एक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके फर्दर 11 चैप्टर्स हैं, 167 टोटल सेक्शंस हैं, एक शेड्यूल था जो अब रिपील हो चुका है और इन सेक्शंस में से सेक्शन 2 जो है वो रिपील हो चुका है, तो इफेक्टिवली हमारे 166 सेक्शंस हैं। ये आप चार्ट बना लेना जहां पर भी आपका एविडेंस एक्ट के आप नोट्स बना रहे हो, फर्स्ट पेज पे ये चार्ट बनाकर रख लो, इसको बार बार देखना जब भी हम जैसे प्रिलिमिनरी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे सेक्शन 1 टू सेक्शन 4, तो आप इस पे टिक कर लो कि हो गया ये, और जब आप रिवाइज करने में बैठो तो इसी तरीके से बैठो, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। प्रीएम्बल हम डिस्कस कर चुके थे, तो हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि एग्जॉस्टिव है, नॉन एग्जॉस्टिव है, ये सारे क्वेश्चंस भी आप कहीं लिख कर रख लिया करो। वो सब चीजें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। सो सेक्शन 1 क्या बोलता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल बता रहा है ये, एक्सटेंट बता रहा है और कमेंसमेंट। एक्सटेंट मतलब ज्यूरिसडिक्शन। तो शॉर्ट टाइटल क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? दिस एक्ट, ये एक्ट क्या कहलाएगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नाउ इसका इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो अब ओमिट हो गए हैं ये वर्ड्स, एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसको अंडरलाइन कर लो, टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, इसको भी अंडरलाइन कर लो, इन और बिफोर एनी कोर्ट, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल अदर देन कोर्ट्स मार्शल कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट, then the Naval Discipline Act, the Indian Navy Discipline Act 1934 or the Air Force Act, but not to affidavits presented to any court or officer nor to proceedings before an arbitrator। तो आप अंडरलाइन कर सकते हो बट नॉट टू एफिडेविट्स, इसको अंडरलाइन कर लो, और नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर को भी आप अंडरलाइन कर लो। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। इस डेट को आप याद कर लो, अंडरलाइन भी कर लो, याद भी रखना, और इसको आप एविडेंस एक्ट की कहीं भी ना मोटा मोटा करके या स्टार मार्क करके कहीं पे भी लिख लो कमेंसमेंट डेट एविडेंस एक्ट की। तो फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। अब शॉर्ट टाइटल में तो कुछ इतना एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, हम थोड़ी सी इसकी ज्यूरिसडिक्शन करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि एविडेंस एक्ट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई होता है कहाँ नहीं होता, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट है और एक्सटेंट है। एक्सटेंट यहाँ पर मीन करता है इक्वल टू ज्यूरिसडिक्शन, कि एविडेंस एक्ट की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेक्शन 1 से हमें पता चल रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो दो तरह की है। एक तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और सेकंड है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, इसकी हमें फर्स्ट लाइन ही बता रही है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो
एंटायर इंडिया, ठीक है, टेरिटोरियल इसकी ज्यूरिसडिक्शन सारे इंडिया पर है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ये दो तरह की है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे है। पॉजिटिव मतलब कि ये किस पर अप्लाई करता है, कहाँ अप्लाई होता है, और नेगेटिव मतलब कि कहाँ अप्लाई नहीं होता। अब इन्होंने बात की है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो यहां पर इंडिया का मतलब क्या है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया है क्या। तो सेक्शन 3 जो है एविडेंस एक्ट का, ये बता रहा है होल ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, जो हमने आईपीसी में डिस्कस किया, ठीक है। द वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया वी हैव टेकन फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है इस वर्ड को कहां से उठाया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और एक्सेप्ट JNK, पहले जो वर्ड्स थे एक्सेप्ट JNK, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब तो वो ओमिट हो चुके हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कहाँ लिखा है ये, या आपको कैसे पता कि ये ओमिट हो चुका है, तो इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट में भी स्पेसिफिकली आपको कहाँ पता चल जाएगा कि जो एविडेंस एक्ट है वो सारे इंडिया पर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई करता है। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, एक्ट, ये एक्ट कब का है, 2019 का, और इसके 5th शेड्यूल के आप देख भी लेना लेक्चर के बाद, तो आपको चीजें याद रखने में इजी होगा। इसके 5th शेड्यूल के टेबल 1 एंट्री 44 में ये लिखा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने अभी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की बात की है वहां पर कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो ऐसे ही ना चार्ट बनाकर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन लिखो यहाँ पर। अपने नोट्स के नीचे लिखना और ऐसे 2 पॉइंट्स बना लो, एक में लिखो पॉजिटिव, एक में लिखो नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव में हमने देखा कि ये अप्लाई कहाँ होगा, और नेगेटिव में हमने देखना है कि ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो इन पॉइंट्स में आप पॉइंट नंबर 1 डालोगे, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स in or before a court of law, before any court, it applies to all judicial proceedings in or before any court। तो ये हमारी हो जाएगी पॉजिटिव सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव में एक और आएगा, applies to all judicial proceedings before a court, in or before a court। और सेकेंड पॉइंट डाल लो, इट अप्लाइज टू कोर्ट मार्शल। ये हमारी होगी पॉजिटिव। नेगेटिव में आप लिख लो, इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, एफिडेविट्स पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, मैंने तभी कहा कि हम बेसिक्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स एंड इट डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स।
आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो ये इसकी पॉजिटिव सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन हो गई और ये इसकी नेगेटिव सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन हो गई। इसके बाद हम ये जो वर्ड्स हैं ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर अ कोर्ट, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। All judicial proceedings in or before a court. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। जुडिशियल प्रोसीडिंग की आपको डेफिनेशन कहां पर मिलती है? अगर आप देखो सेक्शन 3 में तो कहीं भी नहीं डिस्कस किया गया डेफिनेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? अगर आप देखो सेक्शन 2I ऑफ CRPC, तो वहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को डिफाइन किया गया है कि वो प्रोसीडिंग्स हैं जो अंडर ओथ होती हैं, जिनका एविडेंस अंडर ओथ लिया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्या CRPC की जो डेफिनेशन है जुडिशियल प्रोसीडिंग की, वो हम एविडेंस एक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो, हर एक जो भी डेफिनेशन होती है, जरूरी नहीं कि किसी भी लॉ की डेफिनेशन उठा के किसी भी और दूसरे लॉ पर हम अप्लाई कर दें। एक जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो एक एक्सेप्शन है कि उसकी हम डेफिनेशन कहीं भी किसी भी लॉ में अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब CRPC की डेफिनेशन एविडेंस एक्ट पर अप्लाई होगी ही होगी। ठीक है, तो जनरल रूल ये है कि हम एक लॉ की डेफिनेशन दूसरे लॉ पर इम्पोज नहीं कर सकते। अब मैंने ये बताया कि जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो इसकी एक्सेप्शन है, बट अभी हमें जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन 2I CRPC में मिल रही है, तो हम इससे एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग होती क्या है। रफ एस्टिमेट लेने में तो कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा मायनी ने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया है, इसके आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ये डेफिनेशन आपको आंसर राइटिंग में या सपोज आपको शॉर्ट नोट आ जाए जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लिखने के लिए, उसमें आपको काम आएगी, तो आप लिख सकते हो जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मायनी। मायनी के स्पेलिंग ऐसे होते हैं MAYNE। ये जूरिस्ट है एक। अकॉर्डिंग टू मायनी, जुडिशियल प्रोसीडिंग इज एनी स्टेप in the lawful administration of justice in which evidence may be legally recorded for the definitive decision of the matter in issue in the case। मैं रिपीट कर रही हूं, Judicial proceeding is any step in the lawful administration of justice in which evidence may be legally recorded for the definitive decision of the matter in issue in the case। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की एक डेफिनेशन हमें मायने से मिल गई, एक डेफिनेशन हमें CRPC से मिल गई।
ये डेफिनेशंस हम डिस्कस भी मैंने बता दिया कि क्यों कर रहे हैं कि कई बार मेंस में शॉर्ट नोट आपको लिखने को मिल जाते हैं, किसी भी छोटे मोटे 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो बोलेंगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग पर राइट अ शॉर्ट नोट, ठीक है। मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रही होती हूँ उसको आप ब्रैकेट में कहीं या छोटा मोटा स्टार मार्क करके कहीं लिख लिया करो कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, या जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो वो आप लिख लिया करो साइड पे अपने नोट्स में। अच्छा, तो अब हम डिस्कस कर रहे थे सीआरपीसी की होगी, मायने की डेफिनेशन होगी, इसके अलावा कुछ हमारे जुडिशियल जजमेंट्स हैं जहां जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है। एक केस आप लिख लो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गुलाम इस्माइल, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस है। जब भी आप केसेस लिखो, आपको शायद लॉ में बताया गया होगा एलएलबी में भी, कि जब भी आप केस की ये लिखो, टाइटल लिखो, तो उसको अंडरलाइन करना है जो भी नाम होते हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ना मार्क्स नहीं कटते, तो कहीं पर भी आंसर राइटिंग में आपको ऐसे अंडरलाइन करना है। तो इसमें जज स्पैंकी हैं, इन्होंने डिफाइन किया जुडिशियल प्रोसीडिंग को। ही डिफाइंड जुडिशियल प्रोसीडिंग एज एनी प्रोसीडिंग in the course of which evidence is taken under oath or in which any judgment, sentence or final order is passed on recorded evidence। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? जहां पर भी एविडेंस अंडर ओथ लिया जाता है, सीआरपीसी भी यही बोल रहा है कि एविडेंस अंडर ओथ जहां पर लिया जा रहा है और जहां पर जजमेंट के द्वारा कोई भी फाइनल सेंटेंस, फाइनल ऑर्डर पास किया जा रहा है रिकॉर्डेड एविडेंस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद जो वर्ड है जुडिशियल, इसके दो मीनिंग है, इसको भी आप लिख सकते हो नोट्स में, एक छोटी सी हेडिंग बना लो, सब हेडिंग बना लो कहीं पर। द वर्ड जुडिशियल हैज टू मीनिंग्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट मे रेफर टू द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज एक्सरसाइजेबल बाय अ जज इन अ कोर्ट। फर्स्ट पॉइंट है इट मे रेफर टू द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एक्सरसाइजेबल बाय अ जज इन अ कोर्ट। सेकंड है, सेकंड मीनिंग इसका क्या निकलता है, सेकंड पॉइंट डाल के, और टू एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज which need not be performed in the court but which need a judicial mind। तो जो हमने पॉइंट 1 लिखा, पॉइंट 1 क्या था, इट मे रेफर टू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एक्सरसाइजेबल बाय अ जज इन अ कोर्ट। तो जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारे जजेस कोर्ट में एक्सरसाइज करते हैं, वो कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं? जुडिशियल ड्यूटीज। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो जुडिशियल, ठीक है, पॉइंट 1 के आगे। और पॉइंट 2 जो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज की, विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड इन द कोर्ट, जो जरूरी नहीं है कि कोर्ट में परफॉर्म हो, लेकिन उनको परफॉर्म करने के लिए हमें जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कौन सी ड्यूटीज हो जाएंगी, ये कौन सी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी? क्वाज़ी जुडिशियल। तो जुडिशियल में दो चीजें कवर हो गई, जुडिशियल खुद जो कोर्ट में हम लोग प्रोसीडिंग्स देखते हैं वो, और दूसरी है क्वाज़ी जुडिशियल। तो इसीलिए मैंने बताया था कि इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं, दो कॉनोटेशंस हैं।
क्वाज़ाई जुडिशियल क्या क्या हो सकता है? कौन सी प्रोसीडिंग्स क्वाज़ाई जुडिशियल होंगी? जैसे कि हमारी ट्राइब्यूनल्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो क्वाज़ाई जुडिशियल है। ट्राइब्यूनल्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो किसी एक स्पेसिफिक मैटर से डील कर सकें। और हाँ, एक और चीज यहाँ पर कि अगर आपकी जो प्रोसीडिंग है अगर वो जुडिशियल है तो उस पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, अगर वो क्वाज़ाई जुडिशियल है तो एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एविडेंस एक्ट इस पर अप्लाई होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर और इस पर नहीं होगा। तो एविडेंस एक्ट जो है हमने अपने जो पिछला लेक्चर किया था जनरल ओवरव्यू वाला लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एविडेंस एक्ट जो है वो एक टेक्निकल और स्ट्रिंजेंट एक्ट है। तो ये बहुत जगह पर जुडिशियल जो हमारी डिस्क्रिशन है उसे खत्म कर देते हैं और कहीं ना कहीं जुडिशियल रिस्ट्रेंट लगाता है। तो इस वजह से हम सिर्फ इसमें अगर कह ही दिया गया है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट बट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स और टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो इसने स्ट्रिक्टली जब मना कर दिया है कि जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हैं वहां पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो हम अपनी मर्जी से एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यही मैंने बताया था कि ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करता है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हमें इंटरप्रिटेशन भी करनी आ जाती है अपनी बेयर एक्ट की, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक तो एफिडेविट्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 2-3 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक एविडेंस दे देंगे, उसमें से एक एफिडेविट्स दे देंगे। तो वो पूछेंगे कि इसमें से किस पर अप्लाई नहीं होता, तो हमें टिक करना है एफिडेविट्स पर। या फिर वो पूछेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट इन चीज़ों पर अप्लाई होता है। 3-4 दे देंगे, जैसे आर्बिट्रेशन दे देंगे, ट्राइब्यूनल्स का कुछ दे देंगे, और उसमें से कुछ जैसे कोर्ट्स मार्शल का दे देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये अप्लाई होता है, कहाँ पर नहीं होता। कोर्ट्स मार्शल हम टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आप सेंटेंस लिख सकते हो थोड़ा सा, ट्राइब्यूनल्स से रिलेटेड है ये। ऑल कोर्ट्स आर ट्राइब्यूनल्स but all tribunals are not courts. All courts are tribunals but all tribunals are not courts. सारे जो कोर्ट्स हैं वो ट्राइब्यूनल्स हैं, क्योंकि कोर्ट्स तो डील करते हैं ना मैटर से। अलग अलग कोर्ट्स के पास तो हर तरह के मैटर्स आते हैं, बट ऑल ट्राइब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट्स। सारे ट्राइब्यूनल्स के पास वो मैटर्स नहीं आते जो कोर्ट के पास आते हैं, इसीलिए ट्राइब्यूनल्स को हम क्वाज़ाई जुडिशियल भी बोलते हैं। अब जुडिशियल में तो सब कुछ कवर होगा, बट क्वाज़ाई जुडिशियल में जुडिशियल कवर नहीं हो सकता। ठीक है, यही सेंटेंस का मतलब है। इसको आप ऐसे ही याद कर लो, कहीं पूछ लेंगे ऑप्शंस डालकर कि जैसे हमने एजर्शन और रीजन वाले वो किए थे, क्वेश्चंस किए थे पेपर में डिस्कस, तो ऐसे किसी क्वेश्चन में ये लोग पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ऐसी स्टेटमेंट्स आपको उन क्वेश्चंस में काम आती हैं। इस सेंटेंस का मतलब भी यही है। अगर इसको आप सिंपलर फॉर्म में लिखो, दे आर सिमिलर टू कोर्ट्स बट नॉट कोर्ट्स। इसका मीनिंग आप लिख सकते हो, अब इसका प्रूफ क्या है कि ये
सिमिलर टू कोर्ट्स हैं बट कोर्ट्स नहीं है। तो इसका प्रूफ हमें मिलता है आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कहते हैं आर्टिकल 136? ये वर्ड्स यूज करता है कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स को। जब हम एक तो ना आपको मे, शैल, इन सब का डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड और का डिफरेंस पता होना चाहिए, अगर कॉमा के बाद एंड है उसका मतलब पता होना चाहिए। वो चीजें हम जैसे जैसे आती जाएंगी प्रोविजंस वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पर वर्ड्स यूज हुए हैं कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। तो इनकी इंटेंशन क्या थी कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स अलग अलग वर्ड्स यूज करने की? अगर इन्होंने साइनोनिमसली यूज करना ही होता तो या तो ये कोर्ट्स वर्ड यूज कर लेते या फिर ये ट्राइब्यूनल्स वर्ड यूज कर लेते, लेकिन इन्होंने वर्ड यूज किया है कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, इनको सेपरेटली। तो इनको सेपरेटली यूज किया है, इसका प्रूफ यहीं से हमें प्रूफ मिल जाता है कि इनकी जो आइडेंटिटी है वो भी सेपरेट है कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स की। अब आप थोड़ा सा डिफरेंसेस लिख सकते हो कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स में। ये भी कोई क्वेश्चन आ जाए कहीं भी किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हम सारे एग्जाम्स लॉ से रिलेटेड डील कर रहे हैं, तो आप डिफरेंस हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। सो पॉइंट नंबर 1 डालो, tribunals deals with specific matters which are decided by the state and which are basically coming from administrative law, जो administrative law से आ रहे हैं वो वाले मैटर्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्राइब्यूनल्स डील विथ स्पेसिफिक मैटर्स which are decided by the state and which are basically coming from administrative law। जबकि कोर्ट्स किससे डील करती हैं? ऑल टाइप्स ऑफ केसेस। तो इसका एम्बिट बड़ा है, इसका कम है। सेकेंड पॉइंट आप लिखो, ट्राइब्यूनल्स कैन इवन बी मेड अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट। इनको पार्टी टू अ डिस्प्यूट भी बनाया जा सकता है। बट कोर्ट्स को पार्टी टू अ डिस्प्यूट नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सेकेंड पॉइंट में रिपीट कर रही हूँ, ट्राइब्यूनल्स कैन इवन बी मेड अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट और courts can never be parties to a dispute themselves। थर्ड पॉइंट लिखो, ट्राइब्यूनल्स में tribunals exist singly, they administer only single or specific matters like एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स, जैसे हमारे पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है CAT, टैक्स डिस्प्यूट्स, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स हैं TIT, IITT,
इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं, मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल्स हैं, एमएसीटी वगैरह, कंपनसेशन ट्राइब्यूनल्स हैं। तो ट्राइब्यूनल्स एग्जिस्ट सिंगली, दे एडमिनिस्टर ओनली सिंगल स्पेसिफिक मैटर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल्स एक्सेट्रा। जबकि जुडिशरी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। जुडिशरी हैज whole range of functions like resolution of disputes, upholding of law, judicial review, regulation of law, कॉमा डाल के लिखते जाओ, resolution of disputes, upholding of law, judicial review, regulation of law, and has a whole hierarchy from Supreme Court to lower court and even ग्राम न्यायालय। सो जुडिशरी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है, लॉ को अपहोल्ड करती है, जुडिशियल रिव्यू का इसके पास एक फंक्शन है, लॉ को रेगुलेट करती है, और इसकी होल एक हायरार्की है सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक, और इवन कि इसमें ग्राम न्यायालय भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो सिंगली एग्जिस्ट करती हैं, स्पेसिफिक मैटर्स के साथ डील करती हैं, जबकि जुडिशरी के बहुत सारे फंक्शंस हैं और इसकी हायरार्की भी बहुत बड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट डाल लो, फोर्थ, ट्राइब्यूनल्स एडजुडिकेट मैटर्स इन स्पेशल केसेस। तो ये जो मैटर्स हैं ये स्पेशल केसेस के साथ डील करती है, और इनकी जो एडजुडिकेशंस होती हैं उनको कहा जाता है अवॉर्ड्स। ट्राइब्यूनल्स एडजुडिकेट मैटर्स इन स्पेशल केसेस and their adjudications are called awards। और एक जज की जो एडजुडिकेशन होती है उनको क्या कहा जाता है? जजमेंट्स एंड डिक्रीज। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, ट्राइब्यूनल्स का ना कोई भी कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं होता। तो ट्राइब्यूनल्स डू नॉट फॉलो एनी कोड्स ऑफ प्रोसीजर, जबकि कोड्स जो हैं दे आर बाउंड बाय कोड्स ऑफ प्रोसीजर्स। हमारे कोड्स ऑफ प्रोसीजर क्या क्या है? जैसे सीपीसी है, सीआरपीसी है, ये सारे हमें प्रोसीजर बताते हैं। सीपीसी हमें सिविल केसेस का प्रोसीजर क्या होगा, क्या फॉलो करेंगे कोर्ट्स, वो बताता है, और सीआरपीसी हमें क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है। अब हमने स्टार्टिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी कॉनोटेशंस की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन डिस्कस किया था ना। तो ये सारे तो अब तक हम पॉजिटिव डिस्कस कर रहे थे, कहाँ कहाँ एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है। अब हम देख लेते हैं कि एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं करता, क्या कौन सी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है। तो आप सब्जेक्ट मैटर लिख के ना ज्यूरिसडिक्शन,
और यहाँ पर लिख लो नेगेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो which do not come under judicial proceedings। इसके अब आप पॉइंट्स डाल लो। इंक्वायरीज, फर्स्ट पॉइंट है इंक्वायरीज। इसमें आप लिख सकते हो इंक्वायरी बाय कलेक्टर अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। इंक्वायरी बाय कलेक्टर अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है तो इस पर एविडेंस एक्ट भी अप्लाई नहीं होगा। सो एविडेंस एक्ट विल नॉट अप्लाई। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, एसडीएम हियरिंग एंड इलेक्शन पिटीशन। एसडीएम हियरिंग एंड इलेक्शन पिटीशन। ये एक ट्राइब्यूनल है तो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी तो एविडेंस एक्ट भी अप्लाई नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑल कमीशंस अपॉइंटेड अंडर कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट। ऑल कमीशंस अपॉइंटेड अंडर कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 are basically fact finding bodies and not judicial proceedings। तो ये क्या है, जितने भी कमीशंस हैं अपॉइंटेड अंडर कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट, ये जितनी भी कमीशंस हैं ये क्या है, बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग बॉडीज हैं। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी तो इन पर एविडेंस एक्ट भी अप्लाई नहीं करेगा। इसमें आप एक लैंडमार्क केस लिख सकते हो इसी पॉइंट के अंडर, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा। (1957) सुप्रीम कोर्ट। लिख सकते हो आप इसमें, क्वाज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स आर merely fact finding bodies and hence the strict rules of evidence need not be applied to them। तो इन पर स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस भी अप्लाई नहीं होंगे, किस पर, ये जो इंक्वायरी बॉडीज हैं। Quasi-judicial tribunals are merely fact-finding bodies, hence the strict rules of evidence need not be applied to them. They will merely be governed। तो इन पर क्या अप्लाई होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। They will merely be governed by principles of natural justice। That is, इसमें लिख सकते हो आप ब्रैकेट्स में, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। तो ये उन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगी और एविडेंस एक्ट इन पर नहीं लगेगा। एविडेंस एक्ट तभी लगेगा ना अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी तो हमने अब तक 3 पॉइंट्स किए। फर्स्ट था हमारा इंक्वायरीज, सेकंड था हमारा एसडीएम हियरिंग इन एन इलेक्शन पिटीशन, थर्ड था हमारा ये जो ऑल कमीशंस अपॉइंटेड अंडर कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट। फोर्थ पॉइंट आप डाल लो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं जैसे कि अगर किसी को डिसमिस करना है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो जाएगी वो।
तो ये भी कोई फैक्ट, ये भी फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, क्योंकि एविडेंस एक्ट में हम बात करते हैं ना कि हेयर से एविडेंस को हम एडमिसिबल नहीं मानते, तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है तो वहां पर हम हेयर से एविडेंस को रेलिवेंट मान सकते हैं, उसको एडमिट कर सकते हैं, और ऐसा किया भी जाता है। इसका एक केस है शिशिर दास, इसी में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग वाले पॉइंट में आप लिख लो केस शिशिर दास, SISIR DAS दास वर्सेस स्टेट 1955 सुप्रीम कोर्ट। इस केस की फाइंडिंग्स लिख लो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज डोंट हैव स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन of law of evidence, that means in departmental inquiries hearsay evidence can be used and it is in fact used. एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं ये रिपीट कर देती हूँ आपको। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज डोंट हैव स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, दैट मीन्स इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हियरसे एविडेंस कैन बी यूज्ड, इट इज इन फैक्ट यूज्ड। अब एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि क्या जो इंडियन एविडेंस एक्ट है Does Indian Evidence Act apply to Rent Restrictions Act? तो क्या जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो रेंट रिस्ट्रिक्शंस एक्ट पर अप्लाई होता है या नहीं होता? तो ये केस जो आया हमारे पास, हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिविजनल बेंच का केस है ये। केस का नाम लिख लो, राम किशन वर्सेस संतरा देवी। रामकिशन वर्सेस संतरा देवी 1986 पंजाब एंड हरियाणा डिविजनल बेंच। Indian Evidence Act does not apply to proceedings under Rent Restrictions Act as applicable to पंजाब एंड हरियाणा। तो एविडेंस एक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस रेंट रिस्ट्रिक्शंस एक्ट पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो क्या इंडियन एविडेंस एक्ट जो फेरा पर अप्लाई होता है? फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FERA। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। तो जो फेरा है ये भी एक क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है, और हम तब से क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज पर अप्लाई नहीं होता, तो फेरा पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये लोकायुक्त कोर्ट्स पर अप्लाई होता है या नहीं होता? इसमें आप केस लिख सकते हो, मनुभाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, मनुभाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1992 गुजरात हाई कोर्ट। द कोर्ट ऑफ अ लोकायुक्त इज अ सिविल कोर्ट, और एक सिविल कोर्ट है तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी अप्लाई करेगा। तो लोकायुक्त कोर्ट्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है।
अब हमने वर्ड्स कुछ यहाँ पर अंडरलाइन किए थे सेक्शन 1 में ही। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हम सारा डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन और बिफोर एनी कोर्ट। तो यहाँ पर इन और बिफोर अ कोर्ट का मतलब क्या है, क्यों लिखा गया है इन और बिफोर अ कोर्ट? Why in or before? तो पहले क्या होता था ना कि किंग्स की कोर्ट्स होती थी, तो किंग के पैलेस में एक पार्ट होता था जिसको कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता था और वहां पर सारी सुनवाई होती थी, जो भी उसके पास केसेस आते थे, जो भी डिस्प्यूट्स आती थी। तो इसीलिए इन वर्ड यूज किया गया है। इन मीन्स कि वो बिल्डिंग जहां पर कोर्ट है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इन मतलब प्रेमाइसेस, कोई भी पर्टिकुलर प्रेमाइसेस और बिल्डिंग जहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट है जो, ठीक है। और बिफोर अ कोर्ट का क्या मतलब है? बिफोर जो है वो एक न्यू कॉनोटेशन है। तो बिफोर अ कोर्ट का मतलब है कि जहां भी कोई जज बैठ जाएगा हियरिंग सुनने के लिए, वो जो प्लेस है वो कोर्ट बन जाएगी, ठीक है। Wherever a judge sits for a hearing, it becomes a court. तो इसीलिए इन यानी कि बिल्डिंग के लिए और बिफोर अ कोर्ट यानी कि जहां पर जज बैठ जाता है। कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, ये जो ऋतिक रोशन वाली मूवी थी यूथनेशिया वाली, इसमें आपने देखा था कि जजेस, क्योंकि वो आ नहीं सकता था कोर्ट में, तो जजेस खुद जाकर वहां पर गए थे और वो एक कोर्ट बना था। तो जज जहां पर बैठ जाता है वो एक कोर्ट बन जाती है। तो बिफोर अ कोर्ट का यहाँ पर वो मतलब है। अब डेफिनेशन ऑफ कोर्ट जो है वो हमें कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 2 रिपील हो गया, सेक्शन 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेक्शन 3 पर आ जाते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो जो भी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस और वर्ड्स हैं उनका जो भी मीनिंग यहाँ पर आगे दिया जा रहा है वो मीनिंग होगा अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने ये वर्ड्स दे दिए ना, अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन। अगर हमें किसी केस में लगे कि ये वाले जो मीनिंग इसमें दिए गए हैं ये अप्लाई नहीं करने, कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन हमें अपीयर हो रही है, तो हम उस हिसाब से मीनिंग्स देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 3 कोर्ट में बोल रहा है ये कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। तो कोर्ट क्या इंक्लूड कर रही है? सारे जजेस और मैजिस्ट्रेट्स। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोर्ट का मतलब क्या है, तो उसमें आपको दे देंगे जजेस, मैजिस्ट्रेट्स और एक दो चीजें और दे देंगे और एक बोल देंगे कि आर्बिट्रेटर्स। तो हमें उसमें से टिक करना होगा कि कोर्ट क्या नहीं है। तो आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो कोर्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इसीलिए छोटी छोटी चीजें हम इतनी डिटेल में कर रहे हैं। सो कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, इसको अंडरलाइन कर लो, एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। आर्बिट्रेटर्स के अलावा जितने भी लोग हैं जो लीगली ऑथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के, उनको हम कोर्ट बोलेंगे। इसमें आप पॉइंट्स में इस डेफिनेशन को 2 पॉइंट्स में लिख सकते हो। कोर्ट इंक्लूड्स, फर्स्ट पॉइंट डाल लो, ऑल मैजिस्ट्रेट्स, ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, एंड सेकंड पॉइंट डाल लो, ऑल पर्संस लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। और कहीं पर भी स्टार मार्क करके लिख लो एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो आर्बिट्रेटर्स कोर्ट में इंक्लूड नहीं होते। आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे और कुछ और चीज़ें जो मुझे थोड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है। मैंने कहा था बेसिक की जो क्लासेस हैं
वो थोड़ी सी डिटेल में चलेंगी ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं। फिर जब आपको एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे फिर आपको आगे के सेक्शंस करना इजी होगा, तो वो हमारा सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, या हमारे नंबर्स पर आप हमें कॉल करके और डिटेल्स जान सकते हो। हमारे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनके लिए भी एनरोल कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपको जो आगे की अपडेट्स हैं, कोई एग्जाम्स निकल रहे हैं तो उन सब चीज़ों की आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्विज की आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इन सब चीज़ों की डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।